नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर में आज क्या-क्या न्यूज़पेपर में रहा है। आज है 26 दिसंबर। तो देखने की कोशिश करते हैं कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड लिंक टू मैं एक डिस्क्लेमर डालने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए बना रहा हूँ। मैं कहीं से करंट अफेयर पढ़ता हूँ तो मैं इसी पर्पज़ से जब मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो इसी प्रोसेस में अपनी लैंग्वेज को बेहतर करने के लिए मैं इसको डाल रहा हूँ। इसमें कोई अगर आपको कहीं देखना है तो आप हो सकता है इसके जो मूल स्रोत है वहाँ पे जाके आप देख लीजिए। तो ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। है ना, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड को नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से जोड़ा गया है। ये क्या है, हेडिंग है हमारी, ये देखो आर्टिकल है। अब इसका हम परिचय देख लेने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। तो सरकार ने नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड को नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से जोड़ दिया है। इससे सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भारत के लगभग 119 करोड़ निवासियों के का परिवारवार वितरण या विवरण तक पहुँच मिल सकेगी। इस कदम का उद्देश्य खुफिया जानकारी जुटाना है, आतंकवाद रोधी प्रयासों और आपराधिक जांच को मजबूत करना है, वह भी सुरक्षित और रियल टाइम डेटा एक्सेस के माध्यम से। तो ये है ना, नेट ग्रिड क्या है इसका। ठीक है, इसको है ना, फुल फॉर्म क्या, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड इसे हम बोलते हैं। आगे देख, इसका अर्थ क्या है। नेशनल जो इंटेली या नेट ग्रिड एक सुरक्षित और एकीकृत खुफिया डेटाबेस प्लेटफॉर्म है जो अधिकृत कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों को कई सरकारी और निजी डेटाबेसों से जानकारी रियल टाइम में प्राप्त करने की सुविधा देता है। पृष्ठभूमि अगर देखने की कोशिश करते हैं तो इसकी परिकल्पना 2009 में की गई थी। प्रेरक घटना जो 26/11 मुंबई आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद इसको बनाने का कुछ माइंड में भी आया था। क्रियान्वयन 2024 हो रहा है। पहुंच केवल अधिकृत सुरक्षा और जांच एजेंसियां ही इस डेटाबेस से जो है वो किसी भी है ना व्यक्ति का जो है वो डेटा ले सकते हैं। उद्देश्य क्या है, अपराधों की त्वरित जांच करना, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई, संगठित अपराध पर निगरानी, खुफिया आधारित पुलिसिंग। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है, तो ये है ना, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भारत में रहने वाले लोगों का समग्र निवासियों का डेटाबेस है जिसे परिवारवार एकत्र किया जाता है और इसमें जनसांख्यिकी तथा जैविक बायोमेट्रिक विवरण शामिल होते हैं। प्रमुख विशेषताएं, पहली बार 2010 में एकत्र किया गया था, जनगणना 2011 के साथ। अंतिम बार 2015 में अपडेट। डेटा संग्रह घर घर जाकर गणना के माध्यम से हुआ है। इसमें जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है और इसमें निम्न विवरण शामिल है: नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, पारिवारिक संबंध और आवासीय जानकारी। स्थिति ये रहा। एनपीआर अपडेट को 2000 गणना 2021 के साथ करने की योजना थी, लेकिन 2000 जो है ना 19 में कोविड-19 के कारण विलंब हुआ। और जो 2021 में जो कोविड-19 आया तो उसमें जनगणना 2027 के दौरान एनपीआर अपडेट करने पर अभी कोई निर्णय नहीं। नेटग्रिड और एनपीआर का जुड़ाव, इसका क्या अर्थ है। परिचालन प्रभाव, सुरक्षा एजेंसियां अब संदिग्धों के पूरे है ना पारिवारिक विवरण तक पहुंच बना सकेंगे। सहयोगियों और नेटवर्क की पहचान कर सकती हैं, पहचान का त्वरित सत्यापित कर सकती हैं। जानकारी एफआईआर दर्ज होने से पहले भी प्राप्त की जा सकती है। ये याद रखना है कि प्रयुक्त तकनीक, इस पूरे जो सिस्टम को इस तरीके से मॉडिफाई किया जा रहा है या जोड़ा जा रहा है, उसमें जो प्रयुक्त तकनीक होगी वो क्या होगी, गांडे। देखो, नेटग्रिड का उन्नत टूल गांडीव निम्नलिखित सुविधाएं देता है। पहला, बहुत रोड डेटा संग्रह, फेशियल रिकग्निशन मतलब फेस के द्वारा जो है ना, एंटिटी रिजोल्यूशन है ना, व्यक्ति स्थान लेन देन को जोड़ना, उन्नत डेटा एनालिटिक्स, अपराध
संगठित अपराध नेटवर्क डेटाबेस नेटग्रिड के आईटी प्लेटफॉर्म पर विकसित निम्न के बीच सुरक्षित डेटा साझाकरण सक्षम करता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी राज्य एंटी टेरर स्क्वाड उद्देश्य आतंकी नेटवर्क है ना, आतंकी नेटवर्क हो गया, ड्रग्स सिंडिकेट हो गया, अपराध गिरोह को ध्वस्त करना। उपयोग और पैमाना नेटग्रिड हर महीने लगभग 45,000 क्वेरी संभालता है। गृह मंत्रालय ने राज्यों से इस प्लेटफॉर्म का अधिकाधिक उपयोग करने को कहा है। यह डेटा अधिकाधिक पुलिसिंग की ओर बदलाव को दर्शाता है। जनगणना 2027 और एनपीआर कैबिनेट ने जनगणना 2027 को मंजूरी दी है। लागत इतनी करोड़। एनपीआर के लिए अलग से कोई बजट आवंटन नहीं। सरकार ने स्पष्ट किया जनगणना 2027 के साथ एनपीआर अपडेट अनिवार्य नहीं। अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। एनपीआर और एनआरसी के बीच संबंध महत्वपूर्ण अवधारणा। एनपीआर को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की दिशा में पहला कदम माना जाता है। एनपीआर को, ठीक है। यूपीएससी में रिलेवेंसी क्या है इसकी देखते हैं। तो एनपीआर निवासियों का डेटाबेस और एनआरसी नागरिकता का सत्यापन है। इस जुड़ाव के राजनीतिक, कानूनी और सामाजिक प्रभाव हैं। गोपनीयता और डेटा संरक्षण से जुड़े मुद्दे क्या हैं। उठाई गई चिंताएं। एजेंसियां निम्न तक पहुंच सकती हैं। व्यक्तिगत जानकारी, पारिवारिक विवरण, बायोमेट्रिक लिंक्ड डेटा, वह भी एफआईआर के बिना। सरकारी सुरक्षा उपाय, हर क्वेरी लॉग की जाती है। क्वेरी का उद्देश्य बताना अनिवार्य। वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी, कई स्तरों पर जांच पड़ताल का दावा। मेंस दृष्टिकोण, व्यापक डेटा संरक्षण कानून का अभाव, संतुलन की आवश्यकता, राष्ट्रीय सुरक्षा, निजता का अधिकार। अगर हमें रिवीजन करना हो जो भी हमने बातें की, तो फिल्म्स के लिए हम क्या क्या देख सकते हैं। नेटग्रिड 2009 में परिकल्पित, 2024 में क्रियान्वित। एनपीआर क्या है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। परिवारवार निवासियों का डेटाबेस। गांडीव क्या है, नेटग्रिड का विश्लेषणात्मक टूल। 119 करोड़ निवासियों का डेटा जुड़ा है इसमें। 45,000 करोड़ नेटग्रिड क्वेरी प्रतिमाह। मेंस से संबंधित कीवर्ड्स क्या है, डेटा आधारित पुलिसिंग, आप लिख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। खुफिया नेतृत्व वाली जांच, राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम नागरिक स्वतंत्रताएं, निगरानी संरचना, संस्थागत सुरक्षा उपाय। उत्तम समृद्ध पंक्तियां, नेटग्रिड और मतलब ये लाइन आप लिख सकते हो कहीं पे भी। नेटग्रिड और एनपीआर नेटग्रिड और एनपीआर का एकीकरण भारत में सक्रिय और खुफिया आधारित पुलिसिंग की ओर एक बड़ा बदलाव दर्शाता है। हालांकि मजबूत डेटा संरक्षण ढांचे के अभाव में आनुपातिक और गोपनीयता से जुड़ी चिंताएं बनी रहती हैं। अब हम एक नया समझने की कोशिश करते हैं। न्यू भारत में रेबीज एक क्रूर और असमान सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट। रेबीज के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, परिचय। रेबीज दुनिया का सबसे घातक लेकिन पूरी तरह से रोकी जा सकने वाली, घातक तो है, मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन इसको पूरी तरीके से रोका जा सकता है अगर समय पर हम प्रॉपर सावधानी बरतें तो। फिर भी यह भारत में हर साल हजारों लोगों की जान लेती है। वन हेल्थ दिसंबर 2024 में प्रकाशित एक शोध पत्र के अनुसार वैश्विक रेबीज मौतों का लगभग 1/3 भारत में होता है। मतलब जो 59,000 मौत दुनिया भर में होती है उसमें से 2,000 मौतें प्रतिवर्ष भारत में। यह रेबीज को केवल एक चिकित्सीय समस्या नहीं बल्कि शासन, गरीबी, समानता से जुड़ी समस्या बनाता है। देखने की कोशिश करेंगे कि ये लाइन क्यों खुलीदार है कि रेबीज एक शासन की व्यवस्था या स्वास्थ्य की समस्या नहीं है। इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं जो रेबीज के जो है ना, रेबीज के काटे जाने वाले, रेबीज से प्रभावित जो लोग हैं ये कौन है, ये यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे हम समझने की कोशिश करते हैं कि रेबीज क्या है।
रेबीज क्या है हम समझने की रोग की प्रकृति। रेबीज एक वायरल जूनोटिक बीमारी है। याद रखना, जूनोटिक बीमारी है। यह एक न्यूरोट्रॉपिक वायरस से होती है। न्यूरोट्रॉपिक वायरस से होती है, मुख्य रूप से कुत्ते के काटने से फैलती है। और सारी चीज़ें, बंदर हो गया, बिल्ली हो गई, है ना, कि भी होता है। मुख्यतः क्या है, रेबीज कुत्ते के, है ना। वायरस कैसे फैलता है? परिधीय नसों, है ना, पेरिफेरल जो नर्व्स है के माध्यम से फैलता है, रक्त के जरिए नहीं। घावों के काटने के घाव से रीढ़ के हड्डी और मस्तिष्क तक पहुंचता है। ये फिर पहला घाव से फिर रीढ़ की हड्डी में, स्पाइन में पहुंच जाता है। और फिर इसके परिणाम स्वरूप जल का भय दिखने लगता है, भ्रम होता है, आक्रामकता, पक्षाघात, न हृदय स्पंदन विफलता। समय पर इलाज मिलने पर मृत्यु निश्चित। समय पर इलाज ना मिले तो मृत्यु निश्चित है। ये देखिए, ये यहाँ से जहाँ घाव हुआ वहाँ से ये रीढ़ की हड्डी के माध्यम से फिर नर्वस सिस्टम में हमारे पहुँच जाता है। तो भारत में रेबीज का बोझ की अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं, कैसे क्या है, देखिए, लगभग 20,000 किसके अकॉर्डिंग, वन हेल्थ का जो है ना, वन हेल्थ की जो रिपोर्ट है, तो उत्पत्ति एक तरीके से वो क्या बता रही है कि 1/3 दुनिया की 20,000 मौतें प्रतिवर्ष। इसमें सबसे अधिक 8 करोड़ आवारा कुत्ते हैं। भारत में 2 करोड़ कुत्ते के काटने की घटनाएं प्रतिवर्ष। रेबीज भारत में एंडेमिक, स्थानिक है, याद रखिएगा, ये स्थानिक है। ये मुख्य स्रोत कुत्ते। सबसे अधिक प्रभावित कौन है? रेबीज एक गरीबी से जुड़ी बीमारी है। मतलब रेबीज का प्रभाव किस पर सबसे ज़्यादा पड़ता है, ये भी हमें देखने को मिलेगा। जो हमारे दिहाड़ी मजदूर हैं, कचरा बिनने वाले हैं, ईंट भट्ठा मजदूर हैं, ग्रामीण एवं दूर दराज क्षेत्र के आबादी वाले 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। आईआईटी गुवाहाटी के शोध के अनुसार आवारा कुत्तों के साथ रहने वाली आबादी अधिक जोखिम में है। एक्सपोजर के बाद रोकथाम, है ना, जीवन बनाम मृत्यु। काटने के बाद क्या किया जाना चाहिए, मतलब हम कैसे सावधानियां बरतें अगर हमें किसी कुत्ते के द्वारा, या मुझे किसी कुत्ते के द्वारा काट लिया जाता है, तो हमें कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए। तत्काल जीवन बचा सकता है, मतलब पहले से आप अगर कुछ सावधानियां बरतेंगे तो आपको जीवन बच सकता है, जिसमें शामिल है, पहला, घाव को 15 मिनट तक साबुन और पानी से धोना। 15 मिनट तक धोना है, याद रखिएगा। फिर एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाना है। रेबीज इम्यूनोग्लोबिन और टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना है। टिटनेस, है ना, जमीनी हकीकत, जागरूकता की कमी। ऐसे होता क्या है, जागरूकता की कमी, वैक्सीन की कमी है, आरआईजी। रेबीज ग्लोबुलिन की भारी कमी है। अधिक खुद के जेब से खर्च, क्योंकि बहुत महंगी अगर हो जाती है, अगर सरकारी में नहीं मिलती तो इस तरीके से हम देखेंगे। पहुंच, वहन योग्यता और उपलब्धता की विफलताएं। वैक्सीन और आरआईजी संकट। भारत को 6 करोड़ ARV डोज की आवश्यकता, उत्पादन केवल 5 करोड़। 1.5 करोड़ डोज निर्यात कर दी जाती है। मतलब हमारे पास लगभग 3.5 करोड़ जो है डोज बचता है। राज्य की कीमत 5,000 से 20,000 है। अधिकांश सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है ना। गरीब परिवार इलाज में देरी करते हैं या इलाज अधूरा छोड़ देते हैं। लैंसेट इन्फेक्टियस डिजीज जनवरी 2025 के अध्ययन में पाया गया 20.5% कुत्ते के काटने के शिकार लोगों को कोई ARV नहीं मिला। 49% लोगों ने पूरा टीकाकरण कोर्स पूरा नहीं किया। स्वास्थ्य तंत्र की विफलताएं और गरीबी के दाल। केस स्टडी एक तरीके से कहा गया, असम की है। एक व्यक्ति को बिना टीकाकरण वाले पिल्ले ने काट दिया। एक व्यक्ति है, उसको किसी, है ना, जानवर ने काटा, पिल्ले ने काटा, जो टीकाकरण नहीं करवाया था। इलाज में देरी और अस्पताल की खराब प्रतिक्रिया के कारण निजी इलाज लेने को मजबूर हुआ। रेबीज के लक्षण विकसित हुए और मृत्यु हो गई। वो सरकारी अस्पताल में गया, उसे इलाज नहीं मिली और वो निजी इलाज लेने के लिए
मजबूर हो गया, लेकिन तब तक उसके अंदर वो लक्षण आ गए थे जो रेबीज के काटने से होते हैं। और फिर क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। वन हेल्थ शोध पत्र का निष्कर्ष है, स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा लापरवाही और इलाज में देरी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। रेबीज से होने वाली मौतें प्रणालीगत उपेक्षा को उजागर करती हैं, न कि चिकित्सा असमर्थता को। एक फैक्टर यहाँ पे और है, झोला छाप इलाज और गलत जानकारी की भूमिका। हमारे यहाँ कर्मकांड भी बहुत ज़्यादा चलता है ना, अंधविश्वास। तो इस तरीके से भी हम अपने आप ही बहुत सारी चीज़ों को उसका क्योर करने की कोशिश करते हैं, की वजह से भी चीज़ें होती हैं। तो झोला छाप इलाज और गलत जानकारी की भूमिका। पीड़ित अक्सर झोला तांत्रिक, सॉरी ओझा तांत्रिक, झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं, मिर्च पाउडर, चौक आदि का प्रयोग करते हैं। इसके कारण इलाज की लागत, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, जागरूकता का अभाव। इसके क्या कारण है जो ये लोग करते हैं, ये सारी कारण है जो इसको होने देती हैं। क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य संचार की विफलता को दर्शाता है। आवारा कुत्ते कानून और नैतिकता। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश नवंबर 2025, राज्यों को आदेश है ना, आवारा कुत्तों को हटाया जाए, अस्पतालों से, स्कूलों से, सार्वजनिक स्थानों से उनका नसबंदी और टीकाकरण किया जाए, शेल्टर होम्स में रखा जाए। चुनौतियां, पशु अधिकार समूह इसे अव्यवहारिक बताते हैं। भारत में CNVR, पकड़ो, नसबंदी, टीकाकरण छोड़ो, नीति लागू, बड़े पैमाने पर सफलता का ठोस प्रमाण नहीं। सार्वजनिक स्वास्थ्य बनाम पशु कल्याण की दुविधा यहाँ पर देखने को मिलती है। सकारात्मक पहल, स्वदेशी समाधान। भारत ने रेबीज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विकसित की है, मानव RIG से सस्ती है ये। राष्ट्रीय दिशा निर्देशों में शामिल होना बाकी है। फार्माकोविजिलेंस के अंतर्गत आगे की राह, स्वास्थ्य तंत्र। PEP और RIG की सार्वजनिक उपलब्धता, कुत्ते के काटने के शिकार लोगों के लिए निःशुल्क इलाज, गरीब परिवारों को मुआवजा। शासन से हम क्या कर सकते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करना, कुत्ते के काटने पर अनिवार्य चिकित्सीय प्रतिक्रिया, शहरी और ग्रामीण पशु प्रबंधन में सुधार, जागरूकता, बड़े स्तर पर अभियान, घाव होने की जानकारी, तुरंत रिपोर्टिंग, पूरा टीकाकरण कोर्स। ठीक है। पशु प्रबंधन, वैज्ञानिक ढंग से कुत्ते की जनसंख्या नियंत्रण, बंद शेल्टर, समुदाय की जिम्मेदारी, भोजन, टीकाकरण, ये सारी चीज़। त्वरित रिवीजन के लिए फिल्म्स हम क्या देख सकते हैं कि भारत में 20,000 रेबीज प्रतिवर्ष। वन हेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार 1/3 दुनिया का रेबीज लक्षणों के बाद 100% घात सकता है। अगर लक्षण आ जाते हैं रेबीज के काटने के बाद, तो लगभग मृत्यु निश्चित मानी जाती है। मुख्य स्रोत कुत्ते, 15 वर्ष के कम बच्चे में 40% मामले देखने को मिलते हैं। भारत जनवरी 2026 में किम्बर्ली प्रोसेस की अध्यक्षता करेगा। अब देखते हैं किम्बर्ली प्रोसेस क्या है। परिचय की बात करने की कोशिश करते हैं। भारत को सर्वसम्मति से किम्बर्ली प्रोसेस की अध्यक्षता के लिए 1 जनवरी 2026 से चुना गया। यह तीसरी बार होगा जब भारत इस महत्वपूर्ण वैश्विक पहल की अध्यक्षता करेगा, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संघर्ष हीरो मतलब कॉन्फ्लिक्ट डायमंड को समाप्त करना है। किम्बर्ली प्रोसेस क्या है, अर्थ की बात करते हैं। किम्बर्ली प्रोसेस एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन व्यवस्था है जो कच्चे हीरे, रफ डायमंड के व्यापार को नियंत्रित करती है, ताकि उनसे सशस्त्र संघर्षों को वित्त पोषण न हो। उत्पत्ति 2003 में आरंभ, अफ्रीका में हुए गृह युद्धों की प्रतिक्रिया, जहां हीरों से विद्रोही समूहों को धन मिला। संघर्ष हीरो की परिभाषा, वे कच्चे हीरे जिनका उपयोग विद्रोही आंदोलन या उनके सहयोगी द्वारा किया जाता है। वैध सरकारों के विरुद्ध संघर्षों को वित्त पोषित करते हैं। परिभाषा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुरूप। किम्बर्ली प्रोसेस की प्रकृति की बात करते हैं। त्रिपक्षीय संरचना है। किम्बर्ली प्रोसेस एक विशिष्ट त्रिपक्षीय पहल है जिसमें शामिल होते हैं सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय हीरा उद्योग और नागरिक समाज संगठन। इसे इसे से जो किम्बर्ली प्रोसेस एक बहुहितधारक शासन मॉडल बनता है, जिसका उल्लेख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नैतिकता की चर्चाओं में अक्सर किया जाता है। किम्बर्ली प्रोसेस में भारत की भूमिका, अध्यक्षता, भारत जनवरी 2026 से अध्यक्षता
संभालेगा। सर्वसम्मति से चयन जो व्यापक अंतर्राष्ट्रीय विश्वास को दर्शाता है। पूर्व अध्यक्षताएं, यह तीसरी बार है कि जब भारत किम्बरली प्रोसेस की अध्यक्षता करेगा। पहले 2008 में, फिर 2019 में किया है। घरेलू नोडल एजेंसी जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, भारत में केपी के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी इसी के पास है। भारत के चयन का महत्व, विश्वास और विश्वसनीयता। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारत का चयन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ईमानदारी और पारदर्शिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और वैश्विक विश्वास को दर्शाता है। वैश्विक हीरा व्यापार में भारत हीरा कटिंग और पॉलिशिंग में के सबसे बड़े केंद्र में एक विशेषकर सूरत जो है वो एक बहुत बड़ा केंद्र है पॉलिशिंग और हीरा कटिंग के मामले में। मात्रा के हिसाब से दुनिया के 90% कच्चे हीरे का प्रबंधन यहीं से होता है। पॉलिश हीरो का मुख्य निर्यातक है। केपी के नेतृत्व है हीरा उद्योग में भारत के आर्थिक महत्व के अनुरूप किम्बरली प्रोसेस के समक्ष चुनौतियां। किम्बरली प्रोसेस की आलोचनाएं, हीरा संघर्ष की संकीर्ण परिभाषा, निम्न से निपटने की सीमित क्षमता, राज्य सरकारों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन, श्रम शोषण, प्रवर्तन, सदस्य देशों के अनुपालन पर निर्भर। भारत के लिए अवसर, सुधार और आधुनिकीकरण के लिए पहल, निगरानी और पारदर्शिता तंत्र को सशक्त करना, हीरा व्यापार शासन के नैतिक दायरे का विस्तार। नागरिक समाज और उद्योगों की भूमिका क्या है इसमें? नागरिक समाज मानवाधिकार निगरानी सुनिश्चित करता है, उद्योग ट्रेसेबिलिटी और अनुपालन सुनिश्चित करता है। भारत की दक्षता निम्न के बीच संतुलन साध सकती है। व्यावसायिक हित, नैतिक जिम्मेदारियां। त्वरित रिवीजन के लिए हम देख सकते हैं इसमें क्या क्या। किम्बरली प्रोसेस 2003 में शुरू हुआ था। उद्देश्य क्या है इसका? संघर्ष हीरो के व्यापार को रोकना। भारत की अध्यक्षता 1 जनवरी 2026 से। इसके पहले भारत की अध्यक्षता 2008 में, फिर 2019 में, तीसरी बार क्या है 26 में, तीसरी बार अध्यक्ष है। और नोडल एजेंसी GJEPC है, भारत का अंदर है। थोड़ा सा फैक्ट देखने हैं ना। गोलकुंडा ब्लू डायमंड भारत का एक दुर्लभ रत्न है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। गठन और प्रकाशन, उत्पत्ति पृथ्वी के मेंटल में उच्च दाब और तापमान की स्थिति में बनता है। संरचना के बाद शुद्ध कार्बन एक क्रिस्टलीय जाली में व्यवस्थित होता है, जिस तरीके से हम हीरा के रूप में होते देखते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ मोह पैमाने पर है ना, ये सारी चीजें देखते हैं। कठोरता इसकी बहुत ज़्यादा होती है। गठन, चट्टान ज़्यादातर किम्बरलाइट और लैम्प्रोइट पाइपों में पाया जाता है। प्रमुख वैश्विक उत्पादक है मात्रा के अनुसार रूस। मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? रूस है। ठीक है, निर्यातक भारत है। एक मिनट कंफर्म कर लेते हैं, कहाँ देखा था। मात्रा के हिसाब से 90% कच्चे हीरो का प्रबंधन, पॉलिश्ड हीरो का प्रमुख निर्यातक है भारत। इससे साबित नहीं होता कि ये सबसे ज़्यादा है, तो है ना। कठोरता ये देख सकते हैं। रूस मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ा उत्पादक रूस है। मूल्य से बोत्सवाना मूल्य से सबसे अमीर है, सबसे अमीर हीरे की खदान है। ज्वानिंग खदान का घर है। अन्य प्रमुख उत्पादक कनाडा है, अंगोला है, दक्षिण अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है। दुनिया के शीर्ष हीरे के खदानें, जॉनेग है वो बोत्सवाना में प्रकार खुला गड्ढा है। विशेष नोट, मूल्य से सबसे अधिक अमीर है ना। उदय नाचाये स्थान है, याद रखना। मीर माइन है और राइट बंद है, ये बंद है एक तरीके से। रूस में है, खुला गड्ढा है, बड़े भंडार है। हीरे के प्रकार, रत्न ग्रेड, आभूषण और सजावटी उद्योग, और औद्योगिक ग्रेड, कठोरता के कारण काटना या ड्रिलिंग या पीसना। भारतीय संदर्भ में ऐतिहासिक स्रोत, भारत हीरे का खनन करने वाला पहला देश था। प्रसिद्ध भारतीय हीरे, कोहिनूर अब यूके में है, होप डायमंड। वर्तमान उत्पादन, भारत सबसे अधिक हीरे आयात करता है, घरेलू उत्पादन न्यूनतम है। मझगवां खदान, पन्ना, मध्य प्रदेश। भारत में एकमात्र सक्रिय हीरे की खदान मझगवां खदान है, जो सक्रिय हीरे की खदान है, याद रखना इस चीज को। भारत की ताकत, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा काटने और चमकाने का केंद्र, विशेषकर सूरत दुनिया का सबसे बड़ा है, सूरत। प्रमुख योजनाएं और संस्थान, भारत और वैश्विक। नाम या
किम्बरली प्रक्रिया 2003 संघर्ष हीरे के व्यापार को रोकता है। डी बियर दुनिया की सबसे बड़ी हीरा कंपनी डी बियर है। और GJEPC भारत और रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद भारत की है। फिल्म अभ्यास प्रश्न की क्रम पूछे किम्बरलाइट पाइप निम्नलिखित में से किस खनिज से जुड़े हैं? तो हीरा से। भारत जल्द ही सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर बनेगा। इंडिया विल सून बिकम सेल्फ रिलायंट इन सेमीकंडक्टर। अमित शाह एट द अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट हेल्ड इन ग्वालियर। चलिए देखने की कोशिश करते हैं परिचय क्या है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत देर से प्रवेश के बावजूद सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है और आगे चलकर निर्यात तक भी बनेगा। उन्होंने ये बात अभ्युदया मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में ग्वालियर में कही, जो अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर आयोजित था। सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भरता का क्या अर्थ है? सेमीकंडक्टर क्यों महत्वपूर्ण है? इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल्स, AI और स्वच्छ ऊर्जा के लिए आधारभूत। वैश्विक कमी ने भारत की आयात निर्यात को उजागर किया। आत्मनिर्भरता का अर्थ क्या होता है? देखो, घरेलू चिप डिजाइन, निर्माण, पैकेजिंग और परीक्षण, आयात पर निर्भरता में कमी, रणनीतिक स्वायत्तता और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, समय के साथ निर्यात क्षमता का विकास। भारत ऐतिहासिक रूप से चिप डिजाइन में मजबूत लेकिन निर्माण में कमजोर रहा है। हाल के वर्षों में नीति प्रोत्साहनों और इकोसिस्टम निर्माण के माध्यम से तेज पहल की गई है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बावजूद आत्मविश्वास का राजनीतिक संकेत। यूपीएससी दृष्टिकोण लेट कॉमर एडवांटेज वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख, जोखिम, उच्च पूंजी लागत, तेज तकनीकी चक्र और कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता। मध्य प्रदेश में औद्योगिक प्रोत्साहन, घोषित निवेश। मध्य प्रदेश में 2 लाख करोड़ से ज़्यादा के औद्योगिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है। विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और एग्रो इंडस्ट्री पर फोकस। संतुलित क्षेत्रीय विकास, मुख्यमंत्री की क्षेत्रीय निवेश सम्मेलन के लिए सराहना। उद्देश्य बड़े शहरों से आगे बढ़कर सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना। निवेश सम्मेलन या मॉडल का विकास। वाइब्रेंट गुजरात मॉडल, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए PM नरेंद्र मोदी द्वारा पहल। केंद्रीकृत बड़े पैमाने पर निवेश सम्मेलन, वैश्विक पूंजी आकर्षित करने में सफल नया दृष्टिकोण। क्षेत्रीय सम्मेलन, स्थानीय ताकतों और संसाधनों के अनुरूप। संतुलित और समावेशी औद्योगिकरण को बढ़ावा। क्षेत्रीय असमानताओं में कमी। PM मित्र पार्क और कपास पुनर्जीवन, ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। PM मित्र है ना। PM मित्र क्या है? PM मित्र पार्क उद्देश्य एकीकृत वस्त्र मूल्य श्रृंखला, खेत से कारखाने तक बनाना। मालवा और चंबल पर प्रभाव, कम कीमत मिलने के कारण कपास की खेती में गिरावट। PM मित्र पार्क मांग बढ़ाता है, बेहतर कीमत सुनिश्चित करता है। And inspired by 5F vision of PM Modi, farm fiber फैक्ट्री, फैशन एंड फॉरेन, इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। पारंपरिक फसलों का पुनर्जीवन करता है, स्थानीय रोजगार सृजन करता है। मतलब एक ही पार्क में सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है। भारत के लिए व्यापक महत्व। आर्थिक, भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में ऊपर ले जाता है। उच्च कौशल विनिर्माण में रोजगार सृजन, निर्यात और FDI को बढ़ावा। रणनीतिक, महत्वपूर्ण तकनीकों में निर्भरता घटाता है। रक्षा और डिजिटल संप्रभुता को का समर्थन। शासन, निम्न का समन्वय दर्शाता है। औद्योगिक नीति, क्षेत्रीय विकास और संरचना और कौशल की बात करते हैं। त्वरित रिवीजन बिंदु, तथ्य की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता रणनीतिक प्राथमिकता। MP में 2 लाख करोड़ से अधिक परियोजनाओं में निवेश किया गया है। PM मित्र पार्क, वस्त्र, कपास पुनर्जीवन। वाइब्रेंट गुजरात है ना, वाइब्रेंट मॉडल गुजरात का है। निवेश सम्मेलनों का मॉडल है। मेन से संबंधित कुछ कीवर्ड्स पे हैं जिसे हम आत्मनिर्भर भारत, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, संतुलित क्षेत्रीय विकास,
कृषि औद्योगिक जुड़ाव, विनिर्माण में लेट कॉमर एडवांटेज। ठीक है, एक नया और आर्टिकल हम देखने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। क्या है? पीएम इनॉग्रेटेड राष्ट्र प्रेरणा स्थल इन लखनऊ। देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। यह एक विशाल स्मारक परिसर है जो भारत की राष्ट्रवादी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े 3 प्रमुख व्यक्तित्वों को समर्पित है। अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। समझने की कोशिश करते हैं आगे। यह उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर हुआ, जिसे सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे भी के रूप में भी मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। देखो, की प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस, इसमें क्या होता है? इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस होता है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ होता है, फेयर लीगल फ्रेमवर्क होते हैं गुड गवर्नेंस में, ट्रांसपेरेंसी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, पार्टिसिपेशन होता है, रिस्पॉन्सिवनेस होती है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस होती है। ठीक है, स्थान और भौतिक विशेषता। स्थान हरदोई रोड पर स्थित गोमती नदी के तट के पास, कुल क्षेत्र 65 एकड़। संरचनात्मक डिजाइन कमल के आकार का स्मारक, प्रतीकात्मक रूप से भाजपा के चुनाव चिन्ह से जुड़ा है। वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 3 विशाल कांस्य प्रतिमाएं। उनके जीवन, विचारों और योगदान को दर्शाने वाला अत्याधुनिक संग्रहालय। पर्यावरणीय पहलू, यह स्थल पहले 30 एकड़ से अधिक के कचरा डंप क्षेत्र पर बना था। पिछले 3 वर्षों में क्षेत्र की सफाई और पुनर्विकास किया गया। शहरी पुनर्जीवन और भूमि पुनर्स्थापन का उदाहरण। सम्मानित नेता, वैचारिक महत्व इनका क्या है ये देख लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पहले पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, है ना। यह थे निम्न के लिए प्रसिद्ध लोकतांत्रिक मूल्य, गठबंधन की राजनीति, सुशासन। उनकी जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है। दीनदयाल उपाध्याय एकात्मक मानववाद के प्रणेता हैं। समर्थन, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उत्थान, भारतीय संदर्भ पर आधारित विकास मॉडल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक, प्रबल समर्थक, राष्ट्रीय एकता, जम्मू कश्मीर का पूर्ण एकीकरण। उनकी वैचारिक स्थिति बाद में अनुच्छेद 370 के निर्देशन में परिलक्षित हुई। कार्यक्रम के प्रमुख वक्तव्य और विषय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन को ऐतिहासिक घटना बताया, वाजपेयी की विरासत को जोड़ा, सुशासन, राष्ट्र निर्माण, आत्मनिर्भर, सम्मान और एकता। स्मारक को भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निम्न पर प्रकाश डाला, विरासत और मूल्यों पर गर्व से जुड़ी भारत की प्रगति, भारत की पहचान गढ़ने में तीनों नेताओं की भूमिका रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहा कि तीनों नेताओं ने भारत को नई राष्ट्रीय दृष्टि दी, जोर दिया एक भारत श्रेष्ठ भारत, अंत्योदय आधारित शासन। राजनीतिक और शासन संबंधी महत्व। स्मारकीकरण और राष्ट्र निर्माण दर्शाता है कि राज्य राजनीतिक स्मृति को आकार देने के लिए स्मारकों को कैसे उपयोग करते हैं या उपयोग कैसे करते हैं। निम्न व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा प्रतीकात्मक राजनीति, सांस्कृतिक, राष्ट्रवादी विमर्श, शासन का विमर्श। अतीत के नेतृत्व आदर्शों को वर्तमान शासन से जोड़ता है, निम्न विषयों को सुदृढ़ करता है। सुशासन, समावेशी विकास, राष्ट्रीय एकीकरण, संघीय और सांस्कृतिक आयाम। लखनऊ को राष्ट्रीय वैचारिक स्थल के रूप में स्थापित करता है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रीयता मजबूत करता है। त्वरित रिवीजन पॉइंट अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो क्या निकल कर आता है, रिवीजन करते हैं। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ, क्षेत्रफल 65 एकड़, आकार कमल। सम्मानित नेता वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वाजपेयी की जयंती सुशासन। ठीक है, मेन कीवर्ड स्मारकीकरण और राजनीतिक स्मृति, सुशासन।
की विरासत, एकात्म मानववाद, अंत्योदय, राष्ट्रीय एकता और एकीकरण। धन्यवाद साथियों।